हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले 3 दिनों से क्लास 12th बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के पहले चैप्टर जीवों के जनन के तीसरे पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए थे। एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग ये बात यहाँ तक जाकर के छोड़े थे कि अलैंगिक जनन से क्या लाभ है या विशेषताएं। तो वहीं से हम लोग आज क्या करते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपना नोटबुक निकाल लें और पेन से जो भी लिखने लायक चीज़ें हैं उसको नोट करें, या बीच बीच में हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एक बार हम लोग ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में अध्ययन किए थे। अलैंगिक जनन के प्रकार, इसमें हम लोग बात किए थे कि अलैंगिक जनन, सबसे पहले हम लोग बात किए थे विखंडन। इसमें हम लोग देखे थे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जनक जीव के दो या दो से अधिक भाग हो जाते हैं और प्रत्येक भाग विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करता है, उसको हम लोग विखंडन कहते हैं। तो अगर दो भाग होते हैं तो उसको हम लोग बोले थे द्विखंडन। द्विखंडन द्विखंडन का मतलब होता है अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीव के दो भाग हो जाते हैं और ये दोनों भाग विकसित करके नए जीव का निर्माण करते हैं, दो जीवों का निर्माण करते हैं। इसमें हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में, जितने भी एक कोश की अधिकांश जीव है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात किए थे बहुखंडन का। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जब कोई जनक जीव दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए और प्रत्येक भाग विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुखंडन। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखे थे मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। उसके बाद से हम लोग बात किए थे मुकुलन का। तो मुकुलन में हम लोग देखे थे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जनक जीव के शरीर के बाहरी भाग से अति वृद्धि होती है या प्रवर्ध निकलता है, जिसको हम लोग मुकुल कहते हैं। और वो मुकुल क्या करता है, धीरे धीरे उसी के शरीर पर विकसित होता है और पूर्ण विकसित होने के बाद उसके शरीर से स्वतंत्र होकर के नए जीव का निर्माण करता है। क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखे थे हाइड्रा का, ईस्ट का, ये सब एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद तीसरा नंबर पर हम लोग बात किए थे कायिक पुनरुद्भवन का बात किए थे, पुनरुद्भवन का बात किए थे। तो पुनरुद्भवन में हम लोग देखे थे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें अगर किसी जीव के शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है
या कोई भाग कट जाता है तो फिर से वो पुनः क्या हो जाए, विकसित हो जाए। अथवा कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके शरीर में क्या होता है, पुनरुद्भवन की बहुत ही अधिक क्षमता पाई जाती है, और अगर उसके शरीर को कहीं से भी काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करता है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखे थे हाइड्रा का, प्लेनेरिया का, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बताए थे आपको स्टार फिश का। तो हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन भी पाया जाता है और पुनरुद्भवन भी पाया जाता है। इन दोनों में, हाइड्रा और प्लेनेरिया में, पुनरुद्भवन की बहुत ही अधिक क्षमता पाई जाती है। उसके बाद से हम लोग बात किए थे बीजाणु जनन का। बीजाणु जनन में हम लोग देखे थे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में एक कोशिकीय सूक्ष्म रचना का निर्माण होता है, जिसके ऊपर भित्ति पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणु। और ये बीजाणु चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकता है। कहने का मतलब, कुछ बीजाणुओं का निर्माण ऐसा होता है जो एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, जबकि कुछ बीजाणु ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं, चलने में समर्थ नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं अचल बीजाणु। हम लोग देखे थे क्लेमाइडोमोनास, इलोथ्रिक्स इत्यादि में क्या होता है, बीजाणु जनन होता है। फिर से हम लोग इसी कड़ी में बात किए थे अलैंगिक जनन में पुनरुद्भवन के बाद हम लोग बात किए थे, इतना ही बात किए थे। उसके बाद से हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं हैं, क्या लाभ है, उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग आज की क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें एक ही जीव के द्वारा नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। एक ही जीव क्या करता है, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लैंगिक अंगों की भागीदारी नहीं होती है। एक ही जीव से नए जीव का निर्माण होता है, और जो जीव बनता है वो बिल्कुल क्या होता है, अपने जनक जीव के समान होता है। उसकी आनुवंशिकी और बाह्य आकार की बिल्कुल अपने जनक जीव के समान होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न हो रहा है, उसके शरीर की जो आनुवांशिक संरचना है बिल्कुल अपने जनक जीव के समान है। तो जनक जीव के समान है कहने का मतलब इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता है। तो जब विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगा तो नई जाति की उत्पत्ति भी नहीं होगी, और नई जाति की उत्पत्ति नहीं होगी कहने का मतलब क्या, जीवों का विकास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले बात करेंगे फायदा का। तो अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें क्या होता है, जो उत्पन्न जीव है अपने जनक जीव के क्या होता है, समान होता है, जिसे हम लोग क्लोन कहते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी जीव में बहुत अच्छा लक्षण है और उसको लंबे समय तक संरक्षित करना, तो अलैंगिक जनन द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है। तो हम लोग का हेडिंग है अलैंगिक जनन की विशेषताएं, या हम बोल सकते हैं अलैंगिक जनन से क्या लाभ है। तो इसमें पहला हम लोग लिखेंगे अलैंगिक जनन में एक जीव के द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है। अतः अतः इसमें जनन अधिक सुनिश्चित होता है।
कहने का मतलब ये है कि ये जनन की ये विधि है जिसमें एक ही जीव से नए जीव का निर्माण होता है। ये किसी दूसरे जीव का इंतजार नहीं करता है। उससे क्या हो जाता है, नए जीव का निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है, सुनिश्चितता अधिक होती है। दूसरा, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक जीव के बिल्कुल समान होता है। अतः इसके द्वारा पैतृक लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन से क्या होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण एवं निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अतः कम समय में ही नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए, अलैंगिक जनन में हम लोग जैसा बात किए हैं कि एक ही जनक के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। जब एक ही जनक है तो उसमें युग्मकों का निर्माण होगा ही नहीं, क्योंकि युग्मकों का निर्माण किस में होता है, लैंगिक कोशिकाओं में होता है। जब युग्मकों का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन कहाँ से होगा। युग्मकों के आपस में मिलने की क्रिया को ही तो हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। जब ये दोनों क्रिया नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, समय कम लगेगा। तो कम समय में ही क्या हो जाएगा, नए संतान की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ अलैंगिक जनन में जो जीव होते हैं वो ज़्यादा संतानों की उत्पत्ति करते हैं। इसमें संतानों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। जबकि लैंगिक जनन में जीव सीमित संख्या में संतानों की उत्पत्ति करते हैं। तो ये भी बात दिखेंगे हम लोग। अलैंगिक जनन द्वारा अधिक संख्या में संतानों की उत्पत्ति होती है।
देखिए, युग्मक का निर्माण जब होता है तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब इसमें युग्मक का निर्माण हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, इसमें केवल क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए जो उत्पन्न संतति है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक जीव के समान ही होती है। ठीक है। अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है, केवल केवल समसूत्री विभाजन होता है। अतः उत्पन्न जीव में गुणसूत्रों की संख्या जनक जीव के समान होती है, जनक जीव के समान होती है। तो ये क्या है जी, अलैंगिक जनन का लाभ है, समय कम लगता है, जो संतान है उसमें बिल्कुल गुण किसके जैसे रहते हैं, जनक जीव के समान रहते हैं। इसलिए इसके द्वारा पैतृक लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए समय कम लगता है नए संतान की उत्पत्ति में, और अधिक संख्या में इसके द्वारा नए संतानों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन से क्या हानियां हैं। तो लाभ ये हम लोग लिखे कि अलैंगिक जनन में क्या है, जो उत्पन्न संतान है बिल्कुल जनक जीव के समान है। तो कहने का मतलब इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। तो जब विभिन्नता नहीं उत्पन्न होगी तो जीवों का विकास नहीं होगा, और जीवों का विकास नहीं होगा तो नई जातियों की उत्पत्ति भी नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए हेडिंग लगाएंगे हम लोग, अलैंगिक जनन से हानियां। अलैंगिक जनन से हानियां। अलैंगिक जनन से हानियां। पहली हानि देखिए, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति बिल्कुल जनक जीव के समान होती है, अर्थात इसमें विभिन्नता नहीं उत्पन्न होती है। अतः अतः जीवों का विकास जीवों का विकास एवं नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है।
देखिए, तो विभिन्नता अगर नहीं उत्पन्न होगी तो जीवों का विकास नहीं होगा, और जीवों का विकास नहीं होगा तो नई जातियों की क्या होगी, उत्पत्ति भी नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है तो क्या होगा, जीव जो है बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विभिन्नता क्या करती है, जीवों को बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में जिंदा रहने में क्या करती है, सहायता करती है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, विभिन्नता नहीं उत्पन्न होने के कारण विभिन्नता नहीं उत्पन्न होने के कारण अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और क्या हो जाएगा, अभी हम लोग इसके फायदे में देखे थे कि इसके द्वारा कम समय में ही अधिक संतानों की उत्पत्ति की जा सकती है। ये क्या है, घाटा भी है। जनसंख्या में बढ़ोतरी तभी सही है जब क्या हो, जनसंख्या कम हो। लेकिन हम तो जानते हैं कि अधिकांश जगह क्या है, जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इससे कम समय में ही क्या है, अधिक संख्या में संतानों की उत्पत्ति होती है। मतलब जनसंख्या में वृद्धि इससे क्या होती है, बहुत तीव्र गति से होती है। तो ये क्या है, इसका नुकसान है। तीसरा लिखेंगे, इसके द्वारा कम समय में ही जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, ये है इसका क्या, नुकसान। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग का अलैंगिक जनन से क्या हुआ, ये वाला भाग क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो हम लोग देखे थे कि जो जनन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा क्या था, कायिक जनन था। तो दूसरा हेडिंग हम लोग लगाते हैं कायिक जनन, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है कायिक प्रवर्धन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए, वास्तव में जो कायिक जनन जो है ना, ये भी क्या है, अलैंगिक जनन ही है। 10th क्लास में जब हम इसको पढ़ते हैं
तो हम इसको अलैंगिक जनन में ही रख करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। क्यों इसको कहते हैं अलैंगिक जनन? तो अभी हम लोग अलैंगिक जनन में पढ़ें कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक से नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसमें क्या है, नए संतान की उत्पत्ति इसमें भी एक ही जनक से होती है, और इसमें जो उत्पन्न संतान है वो आनुवांशिक रूप और शारीरिक आकार में बिल्कुल जनक जीव के समान है, इसलिए क्या है, अलैंगिक जनन ही है। देखिए होता क्या है कि जितने भी निम्न कोटि के कशेरुकी या अकशेरुकी प्राणी है उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, और जो उच्च विकसित प्राणी है उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। लेकिन जो विकसित पादप हैं उनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन की एक विशेष विधि पाई जाती है, इसी को हम लोग कायिक जनन के नाम से जानते हैं। तो पेड़ पौधों में ही इस विशेष विधि को एक अलग नाम दे दिया गया है, कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब क्या है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पौधे के कायिक भागों से देखो हम लोग पढ़ के आए हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कोशिका का वर्गीकरण कई तरीके से किया जाता है, ठीक है। कोशिका जो होती है, अगर इसका वर्गीकरण देखें कि हमारे शरीर में ये कहाँ है, तो देखिए एक होती है कायिक कोशिका, और दूसरी होती है लैंगिक कोशिका। दूसरी होती है लैंगिक कोशिका, ठीक है जी। इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कायिक गुणसूत्र। और इस कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो अगर हम अपना बात करें, मनुष्य का वहीं बात करते हैं, तो हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। एक कोशिका जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पाई जाती है, लैंगिक अंगों को छोड़ करके उसको क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। और वो कोशिका जो हमारे शरीर के लैंगिक अंगों में पाई जाती है उसको बोलते हैं क्या, लैंगिक कोशिका। और इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। इसमें जो गुणसूत्र पाए जाएंगे उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कायिक गुणसूत्र कहेंगे। तो हमारे शरीर की कोई भी कोशिका हो, मनुष्य के शरीर की कोई भी कोशिका हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। और 46 जो होती है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 44 प्लस एक्स वाई, या 44 प्लस एक्स एक्स। अगर ये रहेगा तो बनेगा नर, और ये रहेगा तो बनेगा क्या, मादा, ठीक है जी। तो हम में क्या होता है, हम में जब जनन की क्रिया होती है मनुष्यों में या अन्य विकसित प्राणियों में, तो युग्मक का निर्माण होता है। मतलब दो जीव भाग लेते हैं, तो दो जीव भाग लेते हैं तो आधा हिस्सा यहाँ से आता है और आधा हिस्सा यहाँ से आता है। और उससे क्या होता है, ये जो आधा हिस्सा जो बनता है ना उसको बोलते हैं युग्मक। युग्मक एक कोशिका है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के नाम से जाना जाता है, जाइगोट के नाम से जाना जाता है। युग्मनज क्या है, एक कोशिका है, और इस कोशिका में ये क्षमता है कि किसी जीव का निर्माण कर दे। जैसे हम लोग के जीवन की शुरुआत या जितने भी विकसित प्राणी हैं उसके जीवन की शुरुआत इसी एक कोशिका से होती है। इसी कोशिका में क्या होता है, बार बार विभाजन होता है, और कोशिकाओं के बार बार विभाजन होने से उत्तक बनते हैं, और उत्तक में विभाजन होने से क्या बनता है, अंग बनता है। और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जब अंग तंत्र मिलते हैं तो जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। तो युग्मनज वो संरचना है, वो कोशिका है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है।
ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में कोई और कोशिका बताइए जिससे क्या हो जाए, हमारे शरीर का निर्माण हो जाए। लीवर की कोशिका, हार्ट की कोशिका, मस्तिष्क की कोशिका, क्या इनसे किसी मनुष्य के शरीर का निर्माण हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, युग्मनज से ही होता है। युग्मनज जो होती है ना, वो होती है अविभेदित कोशिका। युग्मनज क्या है? अविभेदित कोशिका है। और इसी में विभेदन होने से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। लीवर की कोशिका इसी से बनेगी, हार्ट की कोशिका इसी से बनेगी, ब्रेन की कोशिका इसी से बनेगी, मसल्स इसी से बनेंगे। तब जाके क्या होता है, किसी जीव के शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के किसी अन्य कोशिका से, जैसे इन कोशिकाओं से हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है, केवल इसी से हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में क्या होता है, कुछ अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और ये अविभेदित कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जा सकती है पेड़ पौधों के जड़ों में, तना में या पत्तियों में। पेड़ पौधों में यही तीन भाग होते हैं। क्या होता है? जड़, तना और पत्ती। पेड़ पौधों के केस में हम लोग भाग कहते हैं, और किसी जंतु के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? अंग के नाम से जानते हैं। तो पेड़ पौधों में मुख्य रूप से तीन ही पार्ट पाए जाते हैं, जड़, तना और पत्ती। और उन जड़, तना और पत्तियों पर अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती है, जिनसे क्या होता है, नए पौधे का विकास हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक जनन के नाम से जानते हैं। तो कायिक जनन क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पौधे के कायिक भागों, जैसे जड़, तना या पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहा जाता है। तो हम लोग परिभाषा लिखते हैं। जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पादप के कायिक भागों, ब्रैकेट में लिख देते हैं। कायिक भाग क्या हो सकता है? जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, या पत्ती हो सकता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पादप के कायिक भागों से नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है, कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन कहलाता है। ठीक है। वास्तव में वास्तव में कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है। वास्तव में कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि क्योंकि इसमें भी इसमें भी क्योंकि इसमें भी
एक ही जनक एक ही जनक के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है तथा तथा उत्पन्न जीव तथा उत्पन्न जीव उत्पन्न जीव बाह्य आकार की एवं आनुवंशिकी में अपने जनक जीव के समान होता है। अपने जनक जीव के समान होता है। यही कारण है कि 10th क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इसको अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं। कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ना है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कायिक जनन में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पादप का वह भाग जिसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, कायिक प्रवर्ध वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहलाता है। यह जड़, तना या पत्ती हो सकता है। यह जड़, तना या पत्ती हो सकता है। ठीक है, यही 3 भाग तो है पेड़ पौधे के। अब देखिए, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो हेडिंग डालेंगे कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। ए में लिखते हैं, नंबरिंग याद रखिएगा आप लोग, कैपिटल ए से किए हैं। इसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन इसको बोलते हैं नेचुरल
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बी में है कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये दो प्रकार के कायिक जनन है, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है पहला, हम लोग देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। पहला क्या देखेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन। इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहली बात की जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको नोटबुक पर लिखें। जैसे वीडियो मिलता है वैसे उसको नियमतः क्या करें, नोटबुक पर लिखें। वैसे छोड़ने पर क्या हो जाता है, डी हो जाता है, बाद में आप लोग नोट्स नहीं बना पाइएगा। तो मेरी एक छोटी सी सलाह है, इसको मानिए कि जब पढ़िए आप क्या कीजिए, ऑफलाइन की तरह पढ़िए। आपका नोटबुक और पेन क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए, ठीक है। और वीडियो आप लोग देखते हैं तो कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। कमेंट से क्या होता है, हम अपने आप को रिव्यू कर पाएंगे कि क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इसको क्या कीजिए, बताइए इसके बारे में, ठीक है। तो इतना सा रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, इसके बारे में बताइए। आपको पूरा सिलेबस नवंबर तक क्या कर दिया जाएगा। अगर आपका साथ रहा तो हम लोग नवंबर तक सिलेबस को समाप्त कर देंगे। और ये गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।